नमस्कार, आप इनकलाब हिंदी का पॉडकास्ट देख रहे हैं और मेरा नाम है आज़म मोहम्मद कैफ। अक्सर आप हमें कुछ ऐसी विभूतियों से, ऐसी शख्सियतों से बातचीत करते हुए देखते हैं जिनके बारे में समाज जो है वो काफ़ी कुछ जानना चाहता है। उनके संघर्षों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। आज हम बातचीत कर रहे हैं एडवोकेट आरफा खानम से। एडवोकेट आरफा खानम दिल्ली की रहने वाली हैं और जब आप उनके बारे में बात करते हैं तो आपको उनसे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपको याद आती हैं। खासकर वो जो मई 2022 की एक तस्वीर है, जो तस्वीर तो भारत की थी लेकिन दुनिया भर में उसने बहुत बवाल अ, मचा दिया था। वो तस्वीर थी कि जब एक घरों को तोड़ने के लिए बुलडोज़र पहुँचा था, तो वो बुलडोज़र के ऊपर खड़े होकर के सिस्टम के लोगों से, वर्दी में कुछ लोग खड़े थे, उनसे लड़ रही थी। उस तस्वीर ने एक इनकलाबी तस्वीर की इमेज बनाई थी पूरी दुनिया में। उसके बाद आपने देखा होगा कि सीएनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान उनकी जो लीगल हेल्प रही, उसने बहुत सारे बेगुनाहों की जान बचाने में मदद की और आजकल वो फिर से चर्चा में है। इस बार भी चर्चा में होने की एक तस्वीर ही है, जो बकरा-ईद पर उन्होंने एक पोस्ट कर दी थी, जिसके बाद से वो कुछ खास लोगों के निशाने पर आ गई। इसके साथ और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे एडवोकेट आरिफ़ा जो हैं, वो जहाँ रहती हैं, उस क्षेत्र में बड़ी आबादी एक खास कम्युनिटी के लोगों की हैं और वहाँ पर वो एक प्रकार से अपनी जद्दोजहद, अपनी जुस्तजू और अपने संघर्ष को लेकर के एक मजबूत आइडेंटिटी रखती हैं। बहुत स्वागत है आपका आरिफ़ा जी। बहुत शुक्रिया। ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो आप सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं? जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जहाँ-जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ-वहाँ आप प्रैक्टिस सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जी। क्या सामाजिक काम करती हैं? देखिए सामाजिक कार्य तो मेरा जब से मैं कॉलेज में थी तब से मेरा सामाजिक कार्य तब से लेकर आज तक मैं सामाजिक कार्यों में ही हूँ। चाहे आप उसको पॉलिटिकल आज के नज़रिए से अगर आप पॉलिटिकली देखें तब भी वो सामाजिक कार्य जो लोगों की खिदमत करना पहले भी खिदमत कर रही थी, आज भी खिदमत है। जैसे कि अगर हमारे एरिया की आपने बात की तो मैं ओखला से आती हूँ। ओखला के अंदर हमारे यहाँ पर कई क्लस्टर्स हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं और एजुकेशन से लैस हैं। वहाँ पर हम लोग स्कूल खोलते हैं, वहाँ पर ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पर लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, लीगल मदद की ज़रूरत होती है। उन लोगों को नहीं मालूम कि कहाँ पर हमें अगर हमारे घर में कोई एफआईआर हो गई या किसी ने हम पर कोई मुकदमा कर दिया, तो हम कहाँ जाएँ? कोई औरत पिट रही है, उसे नहीं पता, अपने हक-हुकूक का नहीं पता। तो उसके लिए हम लोग अक्सर लीगल कैंप्स लगाते हैं, अक्सर हम लोग उनको अवेयर करने का काम करते हैं, बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते हैं। हर ईद से लेकर के खैर वो अलग चीज़ है कि हम लोग अक्सर राशन डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन, अलग-अलग प्रोजेक्ट के ज़रिए हम लोग चाहे वो रोटी बैंक, कपड़ा बैंक या और भी अलग-अलग प्रोजेक्ट जो हम लोग चलाते हैं। मेरी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है बढ़ते कदम के नाम से, उसके ज़रिए हम लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ और लगभग 2012 से मैं कॉलेज में थी, तब से लेकर आज तक ये संघर्ष लगातार चल रहा है। लोगों तक जितनी मदद हो सकती है, वो मैं कोशिश करती हूँ उन तक पहुँचने की, वो मदद अच्छा, पहुँचाने आप राजनीति में भी हैं। आप जी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय हाँ। महिला उपाध्यक्ष हैं, जी, राइट? जी, जी, जी। नेशनल। जी। एक फ्रेम में 3 तस्वीरें हैं। कह सकते हैं आप। अभी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जी, सामाजिक एक्टिविटी करती हैं, जी, बढ़ते कदम नाम की एक संस्था चलाती हैं, जी, एनजीओ, जी, और राजनीति भी करती हैं। बेशक। एक आरफा हैं, 3 आरफा हैं। देखिए, एक आरफ़ा के अंदर बहुत सारी ऐसे आप उसको अलग-अलग एंगल से देख सकते हैं, क्योंकि ये आरफ़ा तो एक ही है, लेकिन उसके अलग-अलग रूप हैं। तो उन सभी रूपों में अगर आप उन सबको मिलाएँगे तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी कि खिदमत-ए-ख़ल्क़। उसका मकसद सिर्फ़ एक ही है जो खिदमत-ए-ख़ल्क़ है और वही खिदमत-ए-ख़ल्क़ के ज़रिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, लीगल मदद की बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि सामाजिक कार्य से मैं 2012 से जैसे जुड़ी हुई हूँ, तो वो आरफ़ा जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है, किसी का घर बचाने के लिए भी जाती है, वो आरफ़ा हाई कोर्ट में भी जाती है, वो आरफ़ा डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो हमारी महिलाएँ ऐसी बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जिनको अपने हकूक़ का नहीं पता, तो उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे इलाके के अंदर आप जाएँगे तो आप मालूम करिएगा कि कभी भी किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मैंने कभी कोई 1 रुपए नहीं लिया। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं हमेशा उन महिलाओं के लिए जितना मुझसे होता है मैं कोशिश करती हूँ, वो मुझ तक पहुँचते हैं, कोशिश करती हूँ। सामाजिक कार्य की बात करें तो वो भी एक खिदमत-ए-ख़ल्क़ है। पॉलिटिकल अगर आप मुझे देखते हैं तो पॉलिटिकली भी मेरा मकसद एक ही है,
खिदमत खल्क। तो इन तीनों आरफा को अगर आप मिलाएंगे तो आपको एक ही आरफा नजर आएगी। ये पॉलिटिकली तो मैं समझता हूँ कि एक ही मकसद होता है किसी भी राजनेता का, वो है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सदन में जाना, या तो विधानसभा में जाना जी। या लोकसभा में जाना। तो आपका मकसद नहीं है चुनाव लड़ना? देखिए कैफ भाई, मैं बिल्कुल मेरा मकसद है चुनाव लड़ना, और मैंने इसकी कोशिश भी की है, और आगे भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करती रहूंगी। लेकिन एक बात जो कि मेरी जर्नी जहाँ से शुरू हुई, उस जर्नी का मैंने जिस मकसद से ये जर्नी शुरू की थी, क्योंकि एक महिला, खास करके मुस्लिम महिलाओं की अगर हम बात करें तो आप ये देखें कि मुस्लिम महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी राजनीति के अंदर है, या अगर हम सामाजिक कार्यों की बात करें, घर से निकल करके एक चैलेंज है महिलाओं के लिए। वो चैलेंज जो कि घर में शौहर भी है, बच्चे भी हैं, इन लॉज भी हैं, वो सारे चैलेंजेस पार करके फिर एक सामाजिक प्रेशर भी है। आप इस सामाजिक प्रेशर को आप छोड़ नहीं सकते, सामाजिक प्रेशर भी है। उसके बाद वो महिला आगे घर से निकल करके जब समाज के अंदर जब वो जाती है, तो वो अपना, वो आप उसको एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में आप देखते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में देखते हैं, एक वकील के रूप में देखते हैं। तो देखिए ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, ये जर्नी आसान नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जितनी भी हमारी जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात हैं कि वो चाहती हैं कुछ करना, लेकिन आप देखिए कि घरों से निकलना बहुत महिलाओं मुश्किल है, की बहुत महिलाओं की मुश्किल। बात मैं नहीं कर रहा था, मेरा बहुत डायरेक्ट और बहुत सीधा मैंने पूछा था जी। कि जब आप राजनीति करती हैं तो चुनाव लड़ना जो है नहीं, मैंने वो एक नहीं, नेता का उद्देश्य होता है, उसका तो जवाब चुनाव मैंने, लड़ने की ख्वाहिश है आपके अंदर भी? नहीं नहीं, देखिए मैंने आपसे अभी कहा कि चुनाव लड़ने की ख्वाहिश नहीं, मैंने चुनाव का मैंने पर्चा भरा बाकायदा, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हूँ, मैंने टिकट मांगा है। लेकिन मकसद क्या है, क्या था मेरा पॉलिटिकल, मेरा सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना मकसद नहीं था। मेरा मकसद संसद के अंदर जाना, वहां जाकर के सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ मकसद मेरा ये नहीं था। मेरे इस जर्नी के पीछे, तभी मैंने कहा कि मेरी 2012 से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, एक संघर्ष की जर्नी जो स्टार्ट हुई है, और आज तक जो जर्नी चल रही है, वो जो संघर्ष चल रहा है, वो सिर्फ मेरे लिए संघर्ष नहीं है, उन तमाम महिलाओं के लिए संघर्ष है। उन तमाम महिलाओं के लिए कि आज आपको याद होगा कि जब यूपी के चुनाव हुए, प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था, और आज भी, उसके बाद भी दिल्ली के अंदर वो महिलाएं जो कि राजनीति के अंदर आना चाहती है, या हम राजनीतिक भागीदारी हम सुनिश्चित करने की बात करते हैं, 33% आरक्षण की बात करते हैं, जो कि 33% जो पास हो जाता है लेकिन लागू नहीं किया जाता है। तो उस संघर्ष के लिए वो एक आरफा खानम लड़ रही है। तो आरफा खानम सिर्फ सत्ता में नहीं जाना चाहती है, आरफा खानम सिर्फ कुर्सी नहीं चाहती है, आरफा खानम लड़ना चाहती है। आरफा खानम उन तमाम महिलाओं के लिए लड़ना चाहती है जो कि कुछ करना चाहती है। तो तो मकसद ये है। भविष्य में आपका चुनाव लड़ना कोई इरादा नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं आप बिल्कुल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो फिर आपने कहा कि सदन में तो लोग पैसा कमाने जाते हैं, तो क्या आवश्यकता सदन में जाने की? आप नहीं तो ऐसे नहीं लड़ नहीं सकते नहीं हैं। नहीं नहीं। देखिए जब मैंने ये शुरुआत की, क्योंकि इसको समझना जरूरी है कि जब मैंने ये सोशल, नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ हाँ, कि आप चूंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आती हम्म, और आपके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक वंशावली नहीं है, इसलिए आपको चुनाव ओखला में संभवतः नहीं लड़ाया गया। और एक दूसरी महिला प्रत्याशी, क्योंकि महिला हितों की बात तो इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि वो भी महिला ही थी जिसको चुनाव लड़ाया गया, तो उनके पास पीछे उनके बैकग्राउंड में बिग नेम था और आपके बैकग्राउंड में बिग नेम नहीं था, इसलिए इतना काम करने के बावजूद आप नजरअंदाज हो गई। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपका सवाल बहुत सटीक है कि उन महिलाओं के लिए क्या आगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पूछेंगे कि भाई ओखला के अंदर जिन परिवारों की आपने बात की है कि वो उनके पीछे बड़े नाम थे, कोई किसी की बहू थी, कोई किसी की बेटी थी, लेकिन आरफा खानम के पीछे कोई बैक नहीं थी। आरफा खानम किसी की ना बेटी थी जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती थी, ना किसी ऐसे किसी पॉलिटिकल खानदान की बहू थी जो कि जिसके पीछे एक मजबूत, जो कहते हैं कि मजबूत हाथ हो। लेकिन उसके बावजूद भी आरफा खानम जमीन पर थी, आरफा खानम लड़ रही थी, आरफा खानम संघर्ष कर रही थी, एक थर्ड फ्रंट बन करके खड़ी थी। आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव, अभी जब विधानसभा चुनाव हुए 2024 के अंदर, उस वक्त आपने देखा कि 3 महिलाओं का जिक्र हुआ था। 3 महिलाओं के अंदर, क्योंकि पार्टी ने डिसाइड कर लिया था कि महिलाओं को टिकट देना है,
और उस टिकट के पीछे जब आपने देखा कि बड़े परिवार थे और उस बड़े परिवार के पीछे एक कहीं ना कहीं एक बहुत पीछे एक आरफा खानम थी, लेकिन आरफा खानम जमीन पर थी, लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, कोशिश कर रही थी। आरफा खानम ये सरेंडर करके घर नहीं बैठी कि नहीं जी मैं मेरा घर परिवार मेरा खानदान किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता तो आरफा खानम लड़ नहीं सकती या आरफा खानम को हक लेना नहीं आता। ये आज की जो महिलाएं, आज की नारी, अगर आप मुस्लिम महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो आज वो इतना सशक्त हो रही हैं या अपने अपने के साथ साथ और लोगों को भी साथ लेकर के चल रही हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि मेरी मंशा आगे, क्योंकि मैं ये देख लूं कि मेरे पीछे इतने जो और बाकी जो बैकग्राउंड जिनके स्ट्रांग हैं उनका जो बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तो मेरा नहीं है तो मैं घर बैठ जाऊं या मैं कुछ ना करूं। मैं लोगों का साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूं, जो लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल ये संघर्ष आपको कहीं तो पहुंचाता है। नहीं, आपके संघर्षों पे कोई सवाल नहीं है, आपकी जो आइडेंटिटी विकसित हुई है वो आपके संघर्षों से ही हुई है। जी जी जी। मगर हम बस ये कह रहे हैं कि जी। जो संघर्ष करता है, जी। जैसे आपने किया भी है, तो क्या संघर्षों का रिवार्ड भी मिलता है या किसी का बेटी या किसी की बहन या किसी की बहू को मिल जाता है? नहीं बस इतना है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि देखिए कहीं ना कहीं एक टिकट मिलने में चूक रही। अब देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जब आप जमीन पर होते हैं, देखिए मेरी राजनीति इसी कमरों में बैठ कर के राजनीति करने की कभी रही नहीं। जिस तरीके से मैं मेरी राजनीति रही है, मैं हमेशा अपने आप को मानती हूँ कि लोगों के बीच में रहना, लोगों के लिए काम करना, जितना हो सकता है, जितना अल्लाह ताला ने आपको हौसला दिया है उस हौसले से आप लोगों के जितना काम आ सकते हैं आप वो कोशिश करते हैं। तो वो मेरी कोशिश रहती है। उसके बाद अगर जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है कि वो कहीं किसी बेटी या किसी की बहू को टिकट देती है और आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, तो देखिए इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं चूकते हैं। कहीं ना कहीं अब आप आपने खुद कहा कि भाई किसी की बेटी या बैकग्राउंड की बात है, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका संघर्ष कभी जाया नहीं होता और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। लोगों का साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी देखिए बहुत सारी चीजें मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत सी मेरी भी कमजोरियां रही होंगी, कहीं ना कहीं मेरी भी चूक रही होगी। तो मैं अपने आप को देखिए और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मैं उस कोशिश में लगी रहती हूँ कि शायद आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये हर आपको हर चीज आपको एक सीख देती है। टिकट नहीं मिलना भी मेरे लिए कहीं ना कहीं मुझे और ज्यादा स्ट्रांग करता है, मुझे और मजबूती देता है, मुझे और लड़ने की ताकत देता है कि और दोगुनी ताकत से और दोगुनी मेहनत से मुझे आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है। और कहाँ मेरी चूक रही है, कहाँ मैं इग्नोर्ड हुई हूँ, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। एक्चुअली ये टिकट मिलना ना मिलना हमारा नहीं इशू है। मैं एक बहुत ब्रॉड सवाल की तरफ था जी। और आप उसको जो है थोड़ा आपने संकुचित कर दिया। मैं बस ये जानना चाहता था। नहीं आप पूछ सकते हैं, अगर आप उसको ब्रॉड वे हाँ, में भी पूछ सकते मैं हैं। इससे भी ये जानना चाहता था कि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं जी। वे कब तक किसी की बेटी को या किसी के बेटे को या किसी के भाई को, वो जिनके पहले से राजनीति में स्थापित हैं, सांसद हैं या विधायक हैं या मिनिस्टर हैं, उनको आगे बढ़ाते रहेंगी और एडवोकेट आरफा खानम शिकार बनती रहेंगी। मैं ये ब्रॉड लेवल पे नहीं जानना चाहता, मैं ब्रॉड लेवल पे जानना चाहता हूँ, छोटे लेवल पे नहीं जानना चाहता। ये कब तक चलेगा? देखिए ऐसा है, जो मैंने महसूस किया है, आप पर्सनल मत लीजिए, बड़ा सवाल है। नहीं मैं बिल्कुल मैं समझ रही हूँ बात आपकी। देखिए मैंने इसको अपने पर्सनली क्यों मैंने ये कहा, क्योंकि मैं इस बात को, इस चीज को इस तरीके से बिल्कुल नहीं ले रही कि ये सिर्फ आरफा खानम के साथ हो रहा है। आपका जो सवाल है वो यही है, बड़ा सवाल है। हाँ बड़ा सवाल है कि और बड़े लार्ज लेवल पर ऐसा नहीं कोई आरफा खानम को इग्नोर किया गया है या आरफा खानम को ही के साथ अगर ऐसा है तो। लेकिन बात आपकी सही है कि मतलब जो कार्यकर्ता जमीन पर होता है, जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, और जाहिर सी बात है हर कार्यकर्ता कुछ सोच लेकर के, कुछ मकसद लेकर के राजनीति के अंदर आता है, पूरा अपना संघर्ष, पैसा, वक्त, हर कुछ देता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मुझे ऐसा लगा है अभी तक, जो मैं समझ पाई हूँ, कि कहीं ना कहीं आला कमान तक वो सही रिपोर्ट शायद नहीं पहुंचती है या आला कमान तक वो सही बात नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी हमेशा इस बात को कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कह करके वो पुकारते हैं और हमेशा इस बात को कहते हैं कि अभी आप कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि चिंतन
शिविर हुआ था, उसके अंदर स्पेसिफिक जो एज ग्रुप को लेकर के भी राहुल गांधी जी ने कहा था। ये भी राहुल गांधी जी का कहना था कि आज हमारी ही पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे बीजेपी और संघी जो आज हैं, तो उनको उनके चेहरे आइडेंटिफाई करके भी राहुल गांधी जी ने बताया था। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि जब राजनीति के अंदर हम होते हैं तो सब कुछ, सारी कॉल आपकी होती है, लेकिन जब इग्नोर करने की बात आती है, बहुत सी ऐसी जगहों पर आप देखेंगे, चाहे मंचों की बात करें या टिकट्स की बात करें, या और जब ओहदा देने की इज्जत अफजाई की बात आती है, तब वहां पर कहीं ना कहीं इग्नोरेंस होती है, ये सही बात है। और उसके लिए देखिए सिर्फ एक ही शब्द में कह सकती हूँ कि देखिए वो आप कांस्टेंट लगे रहिए, कांस्टेंट आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि देखिए कब तक इग्नोर कोई भी आपको करेगा, और कब तक आप इग्नोर होंगे, कहीं ना कहीं देखिए अल्लाह ने रास्ता जो है वो आपके लिए जो सोचा हुआ है, अगर आपके लिए कुछ सोचा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कब तक आप इग्नोर हो सकते हैं।